जोतदार या खातेदार ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन बेसिकली ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये लॉ की पूरी एक टर्मोलॉजी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है लैंड लॉ की। लैंड लॉ में आज का टॉपिक है जोतदार या खातेदार क्या होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। तो हम पहले इसको डिफाइन करेंगे, इसके पीछे का इतिहास जानेंगे, तो ही हम इसके जो 4 प्रकार हैं उसको डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जोतदार या खातेदार क्या होते हैं। जोतदार वो व्यक्ति होता है जिसके नाम पर कोई भी जमीन लिखी हो जोतने के लिए, और खातेदार वो होता है जिसके नाम पे खाता खुला हो। क्लियर, सिंपल वर्ड में। लेकिन अब इसके पीछे का इतिहास क्या था, तो पहले पता है 14 किस्म की जोतदारी होती थी। मतलब लेकिन उसमें इतना अलग अलग डिफरेंस था ना दोनों में। किसी को अधिकार अधिक ज़्यादा मिले थे, किसी को अधिकार कम मिले थे, किसी के पास स्थायी अधिकार थे, किसी के पास अस्थायी अधिकार थे। कोई लगान लेता था, कोई लगान नहीं देता था। उत्तराधिकार का भी जो कानून था वो एक जैसा नहीं था। अवध के काश्तकार अलग थे, आगरा के काश्तकार अलग थे। मृत्यु होने पर उत्तराधिकार का जो नियम होता था उसका भी कोई फिक्स कानून नहीं था। तो क्या था कि जटिल थी जोतदारी व्यवस्था। फिर ये सोचा गया कि ये जो 14 किस्म की जोतदारी व्यवस्था उसको हटा के एक रूप योजना बनाई जाए, और तब जाकर के जोतदार या खातेदार की योजना बनी। वही यूपी एक्ट जो है ना, आप जो पढ़ते हैं उसी में। तो अब फिर इसके 4 प्रकार डिसाइड किए धारा 74 में। तो धारा 74 जो है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का, वो 4 प्रकार बांटता है इसको। कौन कौन से? संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर, असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर, आसामी और सरकारी पट्टेदार। तो एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं धारा 75 में, जो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर है। जब मैं आपको इसको इंग्लिश में बताऊंगी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स, मतलब उनको जो राइट्स मिले वो ट्रांसफरेबल है। अब धारा 75 क्या कहता है कि भूमिधर के सभी अधिकार और दायित्व दिए गए हैं, उनको उच्च अधिकार भी प्राप्त है, उनको वंशानुगत अधिकार भी प्राप्त है, और साथ ही साथ उनको जो इसका अधिकार है वो ट्रांसफरेबल भी है। इसीलिए ये जो भूमिधर होते हैं ना, ये जमींदारी उन्मूलन से, जो जमींदारी उन्मूलन के बाद जिनके पास सबसे ज़्यादा भूमि थी उन्हीं को ये भूमिधर ये वाला बनाया गया, इस कैटेगरी में रखा गया। और अपनी मालगुजारी का 10 गुना जमा करके वो ये भूमिधर बने, इसीलिए वो इतने एडवांस लेवल के माने जाते हैं, इसलिए उनको उच्च अधिकार दिए गए हैं। और किसी भी उपबंध द्वारा भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जमीन को विक्रय द्वारा, जमीन के दान द्वारा। अब इनको अधिकार क्या है, तो सबसे पहले इनका अधिकार जो है वो अनन्य कब्जा के लिए भूमिधर को अधिकार दिया गया है धारा 79 में। पहला, अनन्य कब्जा के लिए मतलब इस संहिता में कहा गया है कि समस्त भूमि पर जिसका वो ऐसा भूमिधर है वो अपना कब्जा कर सकता है और उसको उपयोग कर सकता है, ये अधिकार है उसको। दूसरा, औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए जोत का उपाय, मतलब उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी जमीन पर किसी उद्योग का किसी भी तरह से प्रयोग कर सकता है, प्रार्थना पत्र दे करके। अब अपना मौका देख करके वो अपनी भूमि का सहभूमिधर के साथ मिल करके एक काम कर सकता है। लेकिन जो सहभूमिधर है उनका भी ये प्रार्थना पत्र में अप्रूवल होना चाहिए कि वो भी ये चाहते हैं। और ये किसको देगा? भूमिधर जिलाधिकारी को ये आवेदन देगा कि हम कृषि से अलग भूमि का उपयोग कर सकते हैं क्या। प्रार्थना पत्र में अपना नाम लिखेगा, सहभूमिधरों का नाम लिखेगा, 45 दिन के पहले प्रार्थना पत्र दे देगा। फिर जमीन की 4 दीवारी और सारा चीज़ ब्यौरा देगा। फिर सहभूमिधर द्वारा प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर होगा। आवेदन में सारा विवरण देगा कि आवेदन पत्र में जोत के किस भाग के संबंध में वो बात कर रहा है, किस भूमि का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए वो करना चाहता है, क्या उससे कोई सार्वजनिक न्यूसेंस तो नहीं होने की संभावना है, किसी के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पे कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। मान लीजिए गांव के बीचों बीच अपनी भूमि कोई फैक्ट्री स्थापित करना चाह रहा हो, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। मतलब उसको अधिकार तो दिया गया है, लेकिन उसके अधिकार को, उसकी घोषणा को रद्द भी किया जा सकता है अगर ऐसा कुछ कंडीशन होती है तो इसमें भूमिधर के हित क्या हुए, तो भूमिधर का हित जो है कि उनको बहुत अच्छे अधिकार मिले हुए हैं, उनको किसी भी तरह के ट्रांसफर पे प्रतिबंध नहीं लगा है, और लेकिन वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी नहीं कर सकते। इसलिए आगे ऐसी कोई घोषणा दिखती है तो उसको रद्द किया जा सकता है धारा 82 की तरफ। मतलब पहले आवेदन की जांच की जाएगी, फिर दिनांक से भू राजस्व का भुगतान वो शुरू करेगा कि हाँ ठीक है, अगर आवेदन वाजिब लगता है तो अप्रूवल हो जाएगा, और फिर उसका भू राजस्व जो उसका भुगतान करेगा। फिर संविदा या पट्टे पर अगर भूमि है तो उस संविदा या पट्टे से उसको छुट्टी दिलानी पड़ेगी पूरा राजस्व भुगतान करके। उसके बाद ही वो भूमिधर के हितों को उसको ट्रांसफर करेगा धारा 88 के तहत। और फिर भूमि पर जो अंतरण पे जो प्रतिबंध लगे हैं उसको हटाया जाएगा, और भूमिधर की भूमि को क्रय या दान का अधिकार है कि नहीं ये क्लियर किया जाएगा। तो ये पूरा हो गया आपका संक्रमणीय अधिकार। ट्रांसफर वाले भूमिधर को कैसे मिला हुआ अधिकार, वो किस प्रोसेस से कर सकते हैं और किस प्रोसेस के द्वारा उनकी घोषणा रद्द भी हो सकती है। अब दूसरा है असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर। ये कौन होते हैं, तो ये होते हैं वर्तमान भूमि विधि में दूसरा मुख्य जोतदार यही है। भूमि में इनका स्वायत्त स्थायी होता है, वंशानुगत भी होता है, पर
ये वो नहीं होते हैं जो पहले वाले, यानी कि संक्रमण्य ये नहीं है, ये असंक्रमणीय है, मतलब इनका जो है ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स हैं इनके पास। दोनों में बेसिक अंतर है ये। इनको ऐसे अधिकार मिले गए हैं जो 5 प्रकार के हैं। तो जो पहले सिरदार थे 1952 से पहले, जिनको भूमि आवंटित की गई थी, जो फालतू भूमि का बंदोबस्त किया गया हो, किसी अन्य प्रकार से भूमिधर का अधिकार किसी को मिला हो, और अगर कौन एक खौ को भूमि लगान पर दिया है तो अधिकार उसके समाप्त हो जाएंगे। ये सब कौन है? असंक्रमणीय अधिकार हैं। अगर पहले आप ट्रांसफ़र कर चुके तो ठीक है, लेकिन एक बार वो बन गया, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर बन गया, तो उसके बाद वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। वो अपनी भूमि पे खुद बंदोबस्त करेगा अधिकार, और वो सिरदार होगा और भूमि उसको आवंटित की जा चुकी है। यानी कि जिन सिरदारों को संक्रमण अधिकार नहीं थे, वे अपनी जोत की मालगुजारी का 10 गुना जमा करके तभी भूमिधर बन सकते हैं। और उन्हें भूमिधर कहा गया पर अधिकार नहीं दिए गए, क्योंकि उनको भी किसी और से मिला है ना ट्रांसफ़र हो करके, तो उनका नाम असंक्रमण्य अधिकार वाला भूमिधर कहा गया। अब ये क्या करते हैं? ये भूमि का उपयोग करते हैं, अपनी भूमि पे जोत करते हैं, बागवानी करते हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, ये सब के लिए उपयोग कर सकते हैं। इनको विभाजन का भी अधिकार है कि अपनी ज़मीन का, ये अपनी ज़मीन का विनिमय भी कर सकते हैं। और इनको कुछ संक्रमण संबंधी अधिकार भी मिले हुए, जैसे ऋण के लिए जमानत के रूप में किसी बैंक को अपनी ज़मीन दे सकते हैं अगर उनको कोई ऋण लेना है। बस किसी भी भाग पर, ज़मीन के किसी भाग पर लगान न लगा हो तो ही दे सकते हैं। अवैध ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर छुप के अवैध रूप से ट्रांसफ़र कर दिया तो अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन होगा, और वो ट्रांसफ़र सबसे पहले तो शून्य हो जाएगा, और उस पर जो उपजे हुए फसल हैं वो समस्त चीज़ें राज्य को सौंप दी जाएगी, और कलेक्टर इसमें पुलिस बल का भी प्रयोग कर सकता है। इसीलिए ये बहुत ही स्ट्रिक्ट अधिकार है असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर। इसके बाद आता है जोत के समर्पण। तो धारा 118 से 121 कहता है कि असंक्रमण अधिकार वाले भूमिधर को यह अधिकार है कि वो अपनी जोत का या किसी भाग को समर्पण भी कर सकते हैं, मतलब विड्रॉ कर सकते हैं। समर्पण का मतलब होता है इस्तीफा दे देना या भूमि से अपना अधिकार ही छोड़ देना, लेकिन इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? लिखित आवेदन पत्र देना होगा, लिखित नोटिस देना होगा। कब्जा छोड़ करके पहले अपना भूमि पे कब्जा छोड़ेगा, तब भूमि का समर्पण करेगा नोटिस द्वारा, और 1 अप्रैल से पहले, जो कृषि वर्ष होता है ना उससे पहले देगा। कृषि वर्ष की मालगुजारी वरना उसको देनी पड़ेगी अगर नया कृषि वर्ष लग गया तो। पर समर्पण के पूर्ण होने के लिए कब्जे का परित्याग जरूरी। जब तक वो जमीन पे से अपना कब्जा छोड़ेगा नहीं तो समर्पण कैसे माना जाएगा? अब इसमें प्रतिबंध भी है। कोई भी असंक्रमण अधिकारी वाला भूमिधर उस जोत या उसके किसी भाग का इस्तीफा नहीं दे सकता है जो कि धारा 92 के अंतर्गत बंधक में रखी गई हो, और बंधक छुड़ाया नहीं जा सकता है। तो भूमिधर को कर्जे की जमानत के लिए अपनी जोत को राज्य सरकार के पास या सहकारी समिति के पास या SBI या RBI बैंक के पास बंधक रख सकता है। जैसे ऋण के लिए मैंने आपको बताया ना, उसी तरह से ये प्रतिबंध है उसके ऊपर। अब इसके बाद आता है आसामी। तो आसामी क्या? आसामी नामक जोतदार को प्रत्येक कृषि करने वाले व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया गया। इसका अभिप्राय से सृजित किया गया कि पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त जोतदार जो होंगे अन्य जोतदार की तरह सुरक्षा दी जाएगी। पर जोतदारी का ये सबसे छोटा रूप माना जाता है, क्योंकि ना तो इनको कोई स्थायी अधिकार है, और ये ऐसे काश्तकार हैं जिन्होंने भूमि किसी अक्षम व्यक्ति से प्राप्त की है, मतलब दान की तरह इनको मिला है। तो ये आसामी है। जो संहिता बनने से पहले ही आसामी थे और उसके बाद भी किसी भूमि पर आसामी को ही स्वीकार किया है, और आसामी का ही अधिकार मिला है। ना इनके अधिकार वंशानुगत भी नहीं है और स्थायी भी नहीं है, मतलब ये बिल्कुल ही अलग है संक्रमण और असंक्रमण से। तो इन पे क्या है? जोत पर कब्जे का अधिकार है। मानसिक रूप से विकलांग कोई व्यक्ति है, उसने जोत पर अपनी खेती करने के जिसको दिया वो क्या कहलाया? आसामी कहलाया। यानी अपनी जोत पर कोई भी काम कर सकते, पर राज्य सरकार की गजट में जो शर्त है उसके अनुसार ही करेंगे। आसामी अपनी भूमि का उपयोग जानवर बांधने में, घूर लगाने में, खाद इकट्ठा करने में, चारा रखने में, उपले बनाने में, कोलू गाड़ने में, मतलब कृषि से रिलेटेड कोई भी काम हो उसमें कर सकते हैं इसका प्रयोग। अब यदि तालाब जो है, तालाब को ग्राम पंचायत सिंघाड़ा उगाने के लिए किसी व्यक्ति को लगान पे देता है, ये लाल बिहारी बनाम ग्राम सभा पे पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होने पे पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर तालाब का साइज़ ऐसा है कि जो गांव के लोगों के उपयोग में आ सकता है तब तो ठीक है, लेकिन तालाब का साइज़ बहुत बड़ा है तो दे सकते हैं। अब इसमें बेदखली क्या होती है? तो आसामी भूमि का उपयोग जो है कृषि, बागवानी, पशुपालन के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए नहीं के लिए करता है तो बेदखली माना जाएगा, क्योंकि कृषि से जुड़ा ही काम कर सकते हैं। तो पट्टा पे भूमि उठाने का अधिकार है इसको। 3 वर्ष के लिए किसी से पट्टे पे भूमि ले सकता है। समर्पण का भी अधिकार है इनको कि अपनी जोत हो जाना चाहिए उसके बाद समर्पण कर सकते हैं।
और स्वायत्त संपत्ति या बेदखली पे मौजूदा फसल को भी हटा लेने का अधिकार है। अगर बेदखल कर दिया गया किसी काम की वजह से तो अपना जो उन्होंने जोत किया, जो फसल किया, वो ले सकते हैं। और असंक्रमण अधिकार वाले भूमिधर हो जाते हैं। लगान संबंधी अधिकार है इनको, कृषि संबंधी विपत्ति पे लगान में छूट का अधिकार है, बकाया लगान की डिक्री देते समय भी छूट है, और जोत का वसीहत करने का भी अधिकार इनको नहीं है। चौथा जो कैटेगरी वो आता है सरकारी पट्टेदार का, जो कि धारा 133 में, ये बहुत छोटा सा आपको जानना है बस इसको, कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि को पट्टे की शर्त एवं प्रतिबंध के अधीन धारण करना होता है, जिसे कि भूमि में अन्य जोतदार के समान भूमिदार, सिरदारी, आसामी के अधिकार प्राप्त नहीं होते। ये बिल्कुल अलग ही होता है सरकारी पट्टेदार। ऐसे जोतदार पे अधिनियम के प्रावधान लागू ही नहीं होते हैं। बेदखली के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया, और कोई व्यक्ति कब्जा या दखल देता है तो 2 वर्ष के अंदर की सजा या अर्थदंड मिल सकता है उसको। इसमें एक वाद है अनिल कुमार श्रीवास्तव वर्सेस एडिशनल कमिश्नर का, कि कोई भूमि नदी भूमि के स्थित होने के कारण व्यक्ति विशेष के नाम से हो जाने मात्र से राज्य सरकार से स्वामित्व समाप्त नहीं हो पाएगा। तो हमने अब क्या क्या देखा, हमने इस क्वेश्चन के थ्रू जोतदार खातेदार क्या होते हैं ये जाना। 4 वर्ग होते हैं इसके, संक्रमणीय, असंक्रमणीय, आसामी और सरकारी पट्टेदार। संक्रमणीय है धारा 75 में, जिनको उच्च अधिकार प्राप्त होते हैं, स्थायी वंशानुगत होता है और ट्रांसफरेबल होता है। असंक्रमणीय है जिनको ट्रांसफरेबल राइट्स नहीं मिले हैं। आसामी है जो इन दोनों से एकदम अलग हैं, जो पट्टे पे भूमि पे काम करते हैं और इनको अलग अधिकार मिले हैं। और चौथा है सरकारी पट्टेदार। ठीक है, तो अब इसको फिर से एक बार सुन लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये लॉन्ग हो जाता है। एक बार सुन लीजिएगा तो आपको ध्यान से याद हो जाएगा, और बाकी की क्लासेस चैनल पे अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा।